हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है और है जिसमें से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। आज हम इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयार करेंगे। सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक नेशनल मूवमेंट थी जो कि अपने थर्ड एंड फाइनल स्टेज में एंटर की ड्यूरिंग द 1920 to 1921 विद द लॉन्च ऑफ टू मास मूवमेंट्स। कौन सी? खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दो इमर्जिंग आउट ऑफ द सेपरेट इश्यूज, बोथ द मूवमेंट्स अडॉप्टेड कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। क्योंकि ये दोनों ही मूवमेंट्स अलग अलग इश्यूज से इमर्ज हुई थी, लेकिन दोनों ही मूवमेंट्स ने एक कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। दैट इज यूज ऑफ नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं द मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया गया था? मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट विद द मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के साथ में जो डिसअपॉइंटमेंट हमें मिली थी, उसके कारण जो पोस्ट वॉर माइजरीज थी, क्योंकि 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला और वर्ल्ड वॉर के बाद में जो हालात थे वो इस कदर खराब हो चुके थे कि लोगों की जो डेली बेसिस पे जो लाइवलीहुड था वो इम्पेक्ट हुआ। तो पोस्ट वॉर माइजरीज, उसके बाद में रॉलेट एक्ट, द जलियांवाला बाग मसैकर एंड खिलाफत रॉन्ग्स, जिसके कारण क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। दीज इवेंट्स ग्रेटली डिसइल्यूजन गांधी एंड टर्न हिम फ्रॉम द कोऑपरेटर इनटू द नॉन कोऑपरेटर। ठीक है, अब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि किस चीज ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए, कौन सी चीज ने स्टेज सेट किया। नॉन कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म कौन से ऐसे इवेंट्स थे जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। सबसे पहले था डिसइल्यूजनमेंट विद द मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे 1919 के, वो फेल हो गए थे। किसमें? इंडियंस के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में वो फेल रहे, क्योंकि जो इंडियन मासिस ने इस एक्ट से एस्पायर किया था, जो इंडियन मासिस ने चाहा था कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेके आएगा, वो एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हुए। दूसरा, फेल्ड टू ब्रिंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लेके आने में भी ये जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है ये फेल रहा। इसी के कारण लोगों के अंदर क्या हुआ, डिसइल्यूशनमेंट था, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के साथ में डिसइल्यूशनमेंट हुआ और लोग जो है बहुत ज़्यादा इससे क्या हुए, डिसअपॉइंटमेंट हुए। फेलियर ऑफ डायरकी, क्योंकि जो डायरकी इस समय पे लागू की गई थी, वो डायरकी फेल्ड हो चुकी थी और गवर्नमेंट भी फेल हो चुकी थी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेके आ सके। ठीक है, क्या? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सके। कौन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सके? जो डायरकी है, डायरकी एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने में फेल्ड हुई, साथ में गवर्नमेंट खुद सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने में फेल रही, जिसके कारण वाइड स्प्रेड डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला विद द न्यू एक्ट। उसके बाद में दिस गिव राइज टू अ न्यू यूनिटी। इसने लोगों के अंदर एक नई जागरूकता और एक नई यूनिटी को जन्म दिया और न्यू मूवमेंट को जन्म दिया, जो कि कांग्रेस और महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाई गई इन द फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, उसके बाद में बात करते हैं, यही जो मूवमेंट थी इसने बहुत जल्द ही मोमेंटम गैदर कर लिया और एक फुल फ्लेज्ड एजिटेशन में ग्रू हो गई। फुल फ्लेज्ड एजिटेशन में ये डेवलप हुई, जो कि अब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर की डिमांड कर रही थी इन द इंडियन हाउस। इंडियन हाउसेस थे, ठीक है, इंडियन हैंड्स में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर की क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि दूसरा कौन सा पॉइंट था, दूसरा कौन सा इवेंट था जिसके कारण जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ा। दूसरा पॉइंट था पोस्ट वॉर माइजरीज।
वर्ल्ड वॉर के बाद में इकोनॉमिक सिचुएशन, भारत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि जो इस समय पे जो डेली कमोडिटीज़ थे, डेली कमोडिटीज़ के प्राइजेस बहुत ज़्यादा शार्प होने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके थे। हैवी टैक्सेस इम्पोज किए गए, रेंट्स, हैवी रेंट्स इम्पोज किए गए किसके ऊपर, पीजेंट्री के ऊपर, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट था वो भी क्या हो चुका था, इंक्रीज हो चुका था, शार्पली इंक्रीज हो चुका था, जिसके कारण इंडियन इंडस्ट्रीज क्या हुई, इम्पैक्ट हुई, और इनके प्रोडक्ट जो है वो क्या हुए, इम्पैक्ट हुए, ठीक है। उसके बाद में 10 ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन पीपल्स वर फेसिंग पोस्ट वॉर माइजरीज, जितने भी सेक्शंस हैं इंडियन पीपल्स के, इन्होंने क्या फील किया, पोस्ट वॉर माइजरीज फेस किया, जिसके कारण एंटी ब्रिटिश जो सेंटिमेंट्स थे वो क्या हुए, स्ट्रेंथन हुए, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स स्ट्रेंथन हुए। सभी सेक्शंस ऑफ इंडियन पीपल्स जो हैं वो इससे क्या हुए, प्रभावित हुए, इम्पैक्ट हुए, और सभी सेक्शन ऑफ पीपल्स ने, इंडियन पीपल्स ने इस पोस्ट वॉर माइजरीज को फेस किया, जिससे एंटी ब्रिटिश जो सेंटिमेंट्स हैं वो स्ट्रेंथन हुए, ठीक है। और जिसने कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। उसके बाद में है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की बात करें, रॉलेट एक्ट को 1919 मार्च 1919 में पास किया गया था, जिससे वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट जो है इवोक हुई इंडियन पीपल्स में वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट इवोक किसके द्वारा हुई, जो रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 है उसके कारण लोग बहुत ज्यादा इससे नाराज हुए। क्योंकि जो है वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे ब्रिटिश गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस फेस कर रहा था, क्योंकि इस समय पे नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा अपने पीक स्टेज पे था, नेशनलिज्म ग्रू हो रहा था, राइज हो रहा था, और जो है इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा था, इंटेंसिफिकेशन ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड राइजिंग नेशनलिज्म। ये दोनों कहीं ना कहीं कारण थे जिसके कारण जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इसने पॉलिटिकल क्राइसिस, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस समय में पॉलिटिकल क्राइसिस फेस कर रही थी। दूसरा, टू काउंटर दिस इसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक सेडिशन कमेटी को स्टैब्लिश किया या अपॉइंट किया। एक सेडिशन कमेटी को अपॉइंट किया जिसको हेड किया जस्टिस सिडनी रॉलेट ने। जिसको हेड किसने किया, जस्टिस सिडनी रॉलेट ने, टू इन्वेस्टिगेट द रेवोल्यूशनरी क्राइम, सो दैट के रेवोल्यूशनरी क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जा सके कंट्री में। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, इनकी जो ये सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशन थी, इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 बिल्स को ड्राफ्ट किया और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको प्रेजेंट किया ऑन 6 Feb 1919। इसी में से एक था रॉलेट एक्ट। इसी में से क्या था, दीज बिल्स सॉट टू क्रिमिनलाइज, और इन बिल्स का मोटिव क्या था कि डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया जा सके और गवर्नमेंट को एम्पावर किया जा सके टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो भी भारत में, इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको सप्रेस करना और डिसेंट को क्रिमिनलाइज करना, इन बिल का क्या था, मोटिव था, ठीक है। उसके बाद में जो रॉलेट एक्ट को इन्होंने ये लेके आए थे, उनके प्रोविजंस क्या क्या थे, नो अपील। पहला प्रोविजन था नो अपील, और ये क्या थे, रिप्रेसिव प्रोविजंस थे। पहला था नो अपील। नो अपील में क्या था, द ऑफेंसेस वर टू बी ट्राइड बाय अ स्पेशल कोर्ट। जो ऑफेंसेस, ठीक है, जो ऑफेंसेस हैं उसको किसके द्वारा ट्राई किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा ट्राई किया जाएगा। और इसमें कितने जजेस बैठेंगे, 3 हाई कोर्ट जजेस बैठेंगे विद द प्रोविजन ऑफ नो अपील, विदाउट प्रोविजन ऑफ अपील। तो 3 हाई कोर्ट के जजेस इस स्पेशल कोर्ट में बैठेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई अपील की प्रोविजंस नहीं होगी, उनके सामने हम कोई भी अपील दायर नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एविडेंसेस मतलब The court could consider evidences not admissible under the Indian Evidence Act। अगर कोई एविडेंस किसी के खिलाफ मिल भी रहा है तो जो कोर्ट है वो उनको कंसीडर नहीं भी कर सकती, मतलब उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा किसी भी एविडेंस को एडमिसिबल कंसीडर नहीं किया जाएगा अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो दूसरा प्रोविजन ये था। पहला प्रोविजन था कि नो अपील, 3 हाई कोर्ट जजेस के सामने के द्वारा स्पेशल कोर्ट बिठाई जाएगी और स्पेशल कोर्ट में
कोई भी अपील की प्रोविजंस नहीं होंगी, जो भी ऑफेंसेस किए जाएंगे उनके अगेंस्ट अपील की प्रोविजंस नहीं होंगी। दूसरा, अगर कोई एविडेंस मिल रहा है तो कोर्ट के द्वारा उस एविडेंस को एडमिसिबल नहीं माना जाएगा अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। तीसरा, अरेस्ट विदाउट वारंट, जो गवर्नमेंट है किसी भी जगह को सर्च कर सकती है, किसी भी जगह को सर्च करके, ठीक है, किसी भी प्लेस को सर्च कर सकती है, किसी भी प्लेस को सर्च कर सकती है और किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। उसके बाद में डिटेंशन विदाउट ट्रायल। चौथा प्रोविजन क्या था? डिटेंशन विदाउट ट्रायल, मतलब अगर ट्रायल नहीं भी हो रहा तो हम उसको डिटेन करके रख सकते हैं। ट्रायल जरूरी नहीं है कि ट्रायल होगा, और विदाउट ट्रायल हम किसी भी पर्सन को डिटेन करके रख सकते हैं। अगर पुलिस पर्सनल्स को, गवर्नमेंट को किसी इंसान के ऊपर शक है तो वो उस इंसान को डिटेन करके रख सकता है। द गवर्नमेंट को डिटेन इंडिविजुअल्स फॉर द अप टू 2 years, कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए उसको डिटेन करके रख सकता है विदाउट ट्रायल। उसका कोई ट्रायल नहीं किया जाएगा और उसको सीधा डिटेन किया जाएगा। तो ये चौथा प्रोविजन था। पांचवा था सस्पेंशन ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का सस्पेंशन, द गवर्नमेंट कुड सस्पेंड द राइट ऑफ द हैबियस कॉर्पस। जो हैबियस कॉर्पस का जो राइट था उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? सस्पेंड कर सकती थी। तो ये 5 प्रोविजन थे। पहला प्रोविजन था कोई भी अपील नहीं किया जा सकता 3 हाई कोर्ट जो जजेस हैं उनकी स्पेशल कोर्ट के सामने। दूसरा प्रोविजन था कि एविडेंसेस जो कोर्ट है एविडेंसेस को एडमिसिबल नहीं मान सकती। तीसरा ये था कि किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। चौथा है डिटेंशन विदाउट ट्रायल, उसको डिटेन किया जा सकता है कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए विदाउट ट्रायल। सस्पेंशन ऑफ हैबियस कॉर्पस, गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है कि वो हैबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर सकती है, ठीक है। तो ये था रॉलेट एक्ट। द रियल मोटिव बिहाइंड द एक्ट, इस एक्ट के पीछे रियल मोटिव क्या था? टू इनेबल द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को इनेबल करना कि वो किसी भी नेशनलिस्ट को इम्प्रिजन कर सके विदाउट गिविंग देम एनी अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड देमसेल्फ, कि वो किसी भी नेशनलिस्ट को इम्प्रिजन कर सकते हैं विदाउट गिविंग, उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी कि वो खुद को क्या कर सके? डिफेंड कर सके, उनको इम्प्रिजन किया जा सके, ठीक है। उसके बाद में टू अपोज द एक्ट, इस एक्ट को अपोज करने के लिए नॉन वायलेंट मास एजिटेशन हुआ, उसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह, जिसको गांधी जी की लीडरशिप के अंदर लॉन्च किया गया था। द न्यू फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्रिएटेड न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग, और ये एक नए तरीके का प्रोटेस्ट था क्योंकि यहाँ पे ये गांधी जी की लीडरशिप के अंदर किया जा रहा था, और ये क्या था? नॉन वायलेंट था। नॉन वायलेंट होने के कारण, और नॉन वायलेंट मास एजिटेशन था, नॉन वायलेंट होने के कारण क्या था कि एक न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग क्रिएट हुई लोगों के अंदर, और जिसके कारण लार्ज मासेस ऑफ इंडियन पीपल ये क्या हुए? स्टर्ड हुए, ठीक है। अब ये हमने बात की थी दूसरा पॉइंट के दूसरा इवेंट जिसके कारण क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की नौबत आई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने की नौबत आई। तीसरा इवेंट था जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर एक ऐसे ब्रूटल इंसिडेंट था जिसने उस समय जर्नलिस्ट के आंख नाक कान खड़े कर दिए थे। इतना बुरा और भयानक ये जलियांवाला बाग मैसेकर था। इस इंसिडेंट में ये इंसिडेंट कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, ठीक है। जलियांवाले बाग में हुआ था, और ब्रिटिश कमांडर इस समय पे जो ब्रिटिश कमांडर था अमृतसर का वो कौन था? ब्रिगेडियर जनरल रिगनार्ड डायर। इसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि ओपन फायर करे अनआर्म्ड क्राउड के ऊपर, जो कि उस समय पे गैदर हुई थी। किस लिए? प्रोटेस्ट के लिए। किसके अगेंस्ट? 2 लीडर्स, एक थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दो लीडर्स के अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए ये सभी जो मासेस हैं ये जलियांवाला बाग में इकट्ठी हुई थी, गैदर हुई थी, और वहां पे ब्रिगेडियर जनरल रिगनार्ड डायर ने क्या किया? अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि वो क्या करे? ओपन फायर करे इन सभी अनआर्म्ड क्राउड्स के ऊपर, जिसके कारण, और इनको वार्निंग भी नहीं दी गई, विदाउट वार्निंग, जिसके कारण थाउजेंड्स ऑफ पीसफुल जो पॉपुलेशन थी वो किल हुए, और जिसमें चिल्ड्रंस भी थे, वुमेन्स भी थे। ये सभी अब डेवलपमेंट्स प्रिपेयर्ड अ रेडी ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट एंटी ब्रिटिश मूवमेंट टू बिल्ड ऑन, ठीक है। इसके बाद में जो इमीडिएट कारण था, इमीडिएट कारण क्या रहा? खिलाफत रॉन्ग।
वर्ल्ड वॉर के बाद में जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उसके बाद में बहुत सारी ट्रीटी साइन की गई जो हारी हुई कंट्रीज थी उनके साथ में बहुत सारी ट्रीटी साइन की गई। उन्हीं में से जो एक कंट्री थी वो थी टर्की। टर्की का जो सुल्तान था उस समय पे कैलिफेट था, जिसको खलीफा माना जाता था। खलीफा क्या होता है? एक रिलीजियस हेड होता है। एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड का क्या होता है? वो रिलीजियस हेड। और इस रिलीजियस हेड इस समय पे कौन था? टर्की। टर्की जो था जर्मन और ऑस्ट्रिया का अलाय था, और जर्मन ऑस्ट्रिया उस समय पे एक्सिस पावर थी, जो कि उस समय पे हार गई थी। ठीक है, तो इनके साथ में ब्रिटिश जो है विक्टोरियस ब्रिटिश ने क्या किया? एक ट्रीटी साइन की गई जिसको इंडियन मुस्लिम से अपोज किया और अपनी फॉलोइंग डिमांड्स रखी किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने, जिसको बोला गया खिलाफत मूवमेंट। एंड ये डिमांड्स रखी गई। पहली डिमांड ये थी कि खलीफा की पोजीशन को रिस्टोर किया जाए। दूसरी डिमांड थी कि खलीफा का जो कंट्रोल है मुस्लिम सैक्रेड प्लेसेस के ऊपर, जो खलीफा का कंट्रोल है उसको रिटेन किया जाए। तीसरा कि जो टेरिटोरियल एडजस्टमेंट होंगी उसमें खलीफा शुड बी लेफ्ट विद सफिशिएंट टेरिटरीज। जो खलीफा है उसके पास में सफिशिएंट टेरिटरीज रहनी चाहिए। तो ये उनकी डिमांड्स थी। ठीक है जी। उसके बाद में ये सारी डिमांड्स और सरकार ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं की। इन सभी डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए एक खिलाफत कमेटी एस्टैब्लिश की गई, फॉर्मेशन की गई खिलाफत कमेटी की। कहाँ पे? बॉम्बे में। कब? 1919 में। अर्ली 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी एस्टैब्लिश की गई ऑन द इनिशिएशन ऑफ मुस्लिम मर्चेंट्स। मुस्लिम मर्चेंट्स के इनिशिएशन के बेसिस पे एक खिलाफत कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1919 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स इसमें कौन कौन है? अली ब्रदर्स में मोहम्मद अली और शौकत अली। दूसरे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तीसरे थे हाकिम अजमल खान। चौथे हैं हसरत मोहानी। पांचवें हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। ये कुछ लीडर्स थे जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने खिलाफत कमेटी का गठन किया। द एक्टिविटी ऑफ कमेटीज रिमेन कन्फाइंड टू मॉडरेट। जो कमेटी की जो एक्टिविटीज थी वो मॉडरेट तक कन्फाइंड रही। जो मतलब इनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज की जा रही थी वो मॉडरेट के अप्रोचेस को ही यूज कर रही थी। जो उस समय के जो मॉडरेट लीडर्स थे उनके अप्रोचेस को ही यूज कर रहे थे, जैसे मीटिंग हो गया, पटिशन हो गया। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर्स थे जो इनके द्वारा जो ये अप्रोच यूज की जा रही थी इससे सेटिस्फाई नहीं थे। तो उन्होंने मोर मिलिटेंट एटीट्यूड को एडवोकेट किया। ठीक है, उसके बाद में ऑल इंडिया जो खिलाफत कमेटी है, खिलाफत कमेटी को बॉम्बे 1919 में एस्टैब्लिश किया गया था, अर्ली 1919 में। ठीक है, उसके बाद में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। कब? दिल्ली में 22 और 23 नवंबर 1919 में। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस में, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो मिलिटेंट मुस्लिम लीडरशिप थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन की कॉल दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि नॉन कोऑपरेशन की कॉल दी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, डॉक्टर हसरत मोहानी ने किसके लिए बोला? कि डॉक्टर हसरत मोहानी ने बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स की कॉल दी कि जितने भी ब्रिटिशर्स गुड्स हैं उनको बॉयकॉट किया जाए। इन्होंने इस चीज के लिए कॉल दी। ठीक है, ये कब दिया? जब ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई। कब? नवंबर 1919 में। उसके बाद में खिलाफत कमेटी का या खिलाफत के जो लीडर्स है उसका किस तरीके से कांग्रेस के साथ में अलायंस होता है। ठीक है, और इस समय पे गांधी जी का क्या रोल रहता है। ठीक है, अलायंस विद द कांग्रेस एंड रोल ऑफ गांधी इन 1920। इन अप्रैल 1920 में शौकत अली ने ब्रिटिशर्स को थ्रेटन किया विद द ज्वाइंट हिंदू मुस्लिम मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन। अगर ब्रिटिशर्स फेल हो जाते हैं मुस्लिम्स को पैसिफाई करने में, मुस्लिम्स की अगर डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते हैं तो जो शौकत अली है उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्या किया? थ्रेटन किया कि हम हिंदू मुस्लिम मूवमेंट को लॉन्च करेंगे ऑफ नॉन कोऑपरेशन। हिंदू मुस्लिम मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन को लॉन्च करेंगे। और ये कब उन्होंने बोला? अप्रैल 1920 में। ही फर्दर डिक्लेयर्ड दैट द मूवमेंट वुड स्टार्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने फर्दर बोला कि जो मूवमेंट है वो महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर स्टार्ट होगी। दिस वॉज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। और महात्मा गांधी जी ने इस चीज को एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि ये हिंदू और मुस्लिम्स के यूनिटी को भारत में लेके आ सकते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भारत में लेके आ सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने अपना फुल सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट को दिया। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, और जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी है उनका इनको प्रेसिडेंट भी नियुक्त किया गया। अब क्या क्या कारण थे, कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो खिलाफत मूवमेंट है वो लॉन्च की गई, वो थी ट्रीटी ऑफ सैब्रेज। ट्रीटी ऑफ सैब्रेज साइन की गई थी किसके साथ में, ट्रीटी ऑफ सैब्रेज साइन की गई थी टर्की के साथ में, और हंटर कमेटी की रिपोर्ट और ट्रीटी ऑफ सैब्रेज के कारण क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हवा मिली और ये लॉन्च होने के लिए तैयार हो गई। जो पीस ट्रीटी थी, द पीस ट्रीटी वो साइन विद द टर्की। जो ट्रीटी ऑफ सैब्रेज थी एक पीस ट्रीटी थी, और ये किसके द्वारा साइन की गई थी, करवाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसने हार्श टर्म्स, जो हार्श पीस टर्म्स है ये टर्की के ऊपर पुट कर दिए, ठीक है, टर्की के ऊपर हार्श पीस टर्म्स जो है वो डाल दिया, एंड कंप्लीटेड द डिसमेंबरमेंट ऑफ टर्की, और टर्की के डिसमेंबरमेंट को भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, हंटर कमेटी को गठन किया गया था जलियांवाला बाग मसैकर के लिए। हंटर कमेटी, जो भी जलियांवाला बाग में इंसिडेंट हुए थे उसके लिए हंटर कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो हंटर कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट हुई, उसने अपनी रिपोर्ट्स दी, उन रिपोर्ट्स ने फर्दर जो इंडियंस हैं उनको इन्फ्यूरिएट किया, ठीक है, और जिसके कारण जो इंडियन मासेस थे वो उन्होंने हर्ट एंड ह्यूमिलिएट फील किया, क्योंकि उसके जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ही सपोर्ट कर रही थी और जनरल लॉर्ड डायर को ही सपोर्ट कर रही थी। द हाउस ऑफ लॉर्ड हैड वोटेड इन फेवर ऑफ जनरल डायर्स एक्शन। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसने जनरल लॉर्ड डायर के एक्शंस के फेवर में ही वोट किया, और इवन की जो ब्रिटिशर्स की पब्लिक थी उसने भी कहीं ना कहीं उसने भी जनरल डायर को ही सपोर्ट किया बाय मेकिंग जनरस डोनेशन इन हिज नेम। उसके बाद में क्या हुआ, The government also refused to annul the Rowlatt Act or to satisfy the nationalist urge of self government। जो नेशनलिस्ट की जो डिमांड थी कि वो सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसको भी दरकिनार कर दिया गया, ठीक है, और रॉलेट एक्ट को एनल करने से भी मना कर दिया। इसीलिए फ्रॉम 1 to 3 जून 1920 सेंट्रल खिलाफत कमेटी इलाहाबाद में मिली, एंड इसको दोनों ही कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स दोनों ने ही इसको क्या किया, अटेंड किया। दोनों कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स ने इसको अटेंड किया। इट वॉज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, और इसी प्लेटफॉर्म से गांधी ने डिक्लेयर किया प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट विच वॉज इंक्लूड बॉयकॉट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब्स, जिसमें सभी गवर्नमेंट जॉब्स को बॉयकॉट करना है, दैट इज सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड द पुलिस, बॉयकॉट ऑफ टाइटल कन्फर्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, ठीक है। तो फ्रॉम 1 जून 1920 द सेंट्रल खिलाफत कमेटी मेट एट इलाहाबाद एंड वॉज अटेंडेड बाय द बोथ कांग्रेस एंड खिलाफत लीडर्स। और इसी प्लेटफॉर्म से गांधी ने नॉन कॉपरेशन के प्रोग्राम को क्या किया, डिक्लेयर किया विद द गवर्नमेंट, एंड जिसमें बोला गया कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसको बॉयकॉट किया जाएगा, गवर्नमेंट टाइटल्स को बॉयकॉट किया जाएगा, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जितने भी टाइटल्स दिए गए हैं उनको बॉयकॉट किया जाएगा, टैक्सेस, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो भी टैक्सेस है उनको पे नहीं किया जाएगा। द मूवमेंट शैल बी लॉन्च्ड ऑन 1 अगस्त 1920। जो मूवमेंट है उसको 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया जाएगा अगर खिलाफत एंड पंजाब रॉन्ग्स को एड्रेस नहीं किया